पार्ट 1 कंप्यूटर और विकास का परिचय। अच्छा, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक मशीन है जो हमारी जिंदगी का कह सकते हैं एक जरूरी हिस्सा बन गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर की। पर कभी सोचा है कि ये जादुई डिब्बा आखिर है क्या और ये असल में काम कैसे करता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ना बिल्कुल आसान छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? बिल्कुल बेसिक से, इसकी परिभाषा से। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 3 जरूरी काम करता है। पहला, ये रॉ डेटा को इनपुट के रूप में लेता है। दूसरा, फिर उस डेटा को दिए गए निर्देशों के हिसाब से प्रोसेस करता है। और तीसरा, आखिर में एक नतीजा यानी आउटपुट हमें देता है। बस पूरा खेल इन्हीं 3 चीजों का है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और जानते हैं, ये नाम भी बड़ा दिलचस्प है। ये जो शब्द है ना कंप्यूटर, ये लैटिन भाषा के एक शब्द कंप्यूटैरे से आया है। और इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है गणना करना या टू कैलकुलेट। तो मतलब इसका जो असली काम था वो तो इसके नाम में ही छिपा हुआ था। पर यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। क्या आप जानते हैं कि शुरू में कंप्यूटर किसी मशीन का नाम नहीं था? अरे नहीं, ये तो एक जॉब हुआ करती थी। जी हाँ, एक पद का नाम। ऐसे लोग जिनका काम ही था दिन भर मुश्किल कैलकुलेशंस करना। शुरू होती है हजारों साल पहले एबकस से। फिर 1642 में आया पास्कलाइन, जिसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कह सकते हैं। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो 1830s में चार्ल्स बैबेज का बनाया हुआ एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट था। उनका जो आइडिया था वही आज के मॉडर्न कंप्यूटर का आधार बना, और इसीलिए तो हम उन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ तो उसे हम 5 पीढ़ियों यानी 5 जनरेशन्स में बांटते हैं। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे और कंप्यूटर का साइज एक पूरे कमरे जितना बड़ा होता था। फिर आई दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर्स के साथ, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए। तीसरी जनरेशन में आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज, और तभी हमें कीबोर्ड और मॉनिटर मिले। चौथी जनरेशन ने तो क्रांति ही ला दी माइक्रो प्रोसेसर के साथ, और इसी से पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का जन्म हुआ। और आज हम 5th जनरेशन में हैं, जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित है। तो अगर आप इस पूरे सफर को देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। हर नई जनरेशन के साथ कंप्यूटर छोटे होते गए, तेज होते गए, सस्ते होते गए और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल होते गए। तो आज हम 5th जनरेशन यानी एआई के दौर में जी रहे हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये 5वीं पीढ़ी है तो 6ठी पीढ़ी कैसी होगी? टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा बदलाव क्या आने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ही छिपा है, पर इस पर सोचना तो बनता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है या फिर वो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर जिनके बारे में हम सुनते हैं, आखिर इन सब के दिल में ऐसा क्या है जो इन्हें चलाता है? आज हम हर कंप्यूटर के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं। अच्छा, एक ट्रैफिक लाइट और एक सुपर कंप्यूटर, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। असल में ये दोनों ही एक तरह के कंप्यूटर हैं, बस इनके काम करने का तरीका और मकसद बहुत अलग है। तो चलिए कंप्यूटर की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कंप्यूटर शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि ये मशीनों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है, जहां हर मशीन का अपना एक खास काम और अपना एक अलग डिजाइन होता है। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें कुछ खास तरीकों से कैसे बांटा जाता है। सबसे बड़ा फर्क तो इनके मकसद का ही है, मतलब ये बने किस काम के लिए हैं। एक तरफ हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, जैसे हमारा लैपटॉप या पीसी, जो गेमिंग से लेकर ऑफिस के काम तक सैकड़ों अलग अलग काम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो सिर्फ एक ही काम के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट का कंट्रोलर या फिर वॉशिंग मशीन का सर्किट। कंप्यूटर इस बात पर भी अलग होते हैं कि वो जानकारी पर काम कैसे करते हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर लगातार बदलने वाले डेटा को मापते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुराने थर्मामीटर में पारा ऊपर नीचे होता था,
वही डिजिटल कंप्यूटर जो आज के दौर में सबसे आम है, हर जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में यानी 0 और 1 में तोड़कर प्रोसेस करते हैं। और फिर आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो इन दोनों का मिला जुला रूप है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है आईसीयू की मशीन, जो लगातार बदलती धड़कन, जो कि एक एनालॉग सिग्नल है, उसे मापती है और फिर स्क्रीन पर एकदम सटीक नंबरों यानी डिजिटल डेटा में दिखाती है। अब डिजिटल कंप्यूटर की दुनिया भी बहुत बड़ी है, जहां ये साइज और ताकत में बहुत अलग अलग होते हैं। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन या लैपटॉप है, उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इनसे बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर, जिन्हें छोटे मोटे बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिन्हें बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनियां रोज के अरबों ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करती हैं। और आखिर में आते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जो मौसम की भविष्यवाणी या मुश्किल वैज्ञानिक रिसर्च जैसे कामों के लिए बने हैं। अब देखिए, कंप्यूटर चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, हर कंप्यूटर जानकारी को संभालने के लिए एक ही बुनियादी सिद्धांत पर चलता है, और वो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, यानी सूचना की एक फंडामेंटल यात्रा। ये बहुत ही आसान है, समझिए। सबसे पहले हम इनपुट के जरिए कंप्यूटर को डेटा देते हैं, फिर कंप्यूटर उस डेटा पर प्रोसेस करता है, यानी उस पर काम करता है, और आखिर में वो हमें आउटपुट के तौर पर नतीजा दिखाता है। यही आईपीओ साइकिल हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनपुट से। तो ये इनपुट डिवाइस हैं क्या? इन्हें आप कंप्यूटर की आंखें और कान समझिए। ये वो औजार हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर से बात कर पाते हैं, उसे डेटा और निर्देश दे पाते हैं, ताकि वो बाहरी दुनिया से जानकारी ले सके। हम कंप्यूटर से कई तरीकों से बात करते हैं। कुछ डिवाइसेस तो सीधे हमारे कमांड लेते हैं, जैसे कीबोर्ड से कुछ लिखना या माउस से क्लिक करना। वहीं कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो असली दुनिया की चीज़ों को कंप्यूटर की भाषा में बदल देते हैं, जैसे स्कैनर जो किसी कागज़ की फोटो ले लेता है, या बारकोड रीडर जो किसी प्रोडक्ट की जानकारी पढ़ लेता है। यहाँ तक कि बैंकों में MICR जैसी खास तकनीक होती है, जो चेक पर छपी मैग्नेटिक स्याही को पढ़कर प्रोसेस करती है। ये सब इनपुट के ही अलग अलग रूप हैं। तो ठीक है, डेटा अंदर आ गया, अब आगे क्या होता है? अब ये डेटा पहुंचता है कंप्यूटर के कोर इंजन में, यानी प्रोसेसिंग और मेमोरी के पास, जहां असली सोचने का काम होता है। इस पूरी प्रोसेसिंग का जो हीरो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU। इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो मिले हुए सारे निर्देशों पर काम करता है, सारे हिसाब किताब यही करता है, और इसी की वजह से एक कंप्यूटर असल में एक कंप्यूटर बन पाता है। अब इस दिमाग के भी 3 खास हिस्से हैं। पहला है ALU, जो एक मास्टर कैलकुलेटर की तरह है और सारे जोड़ घटाव और तुलना का काम करता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह डेटा को बताता है कि उसे कब और कहां जाना है। और तीसरे हैं रजिस्टर्स, जो एक तरह का सुपरफास्ट रफ पैड है, जहां CPU काम करते वक्त जरूरी जानकारी को पल भर के लिए रखता है। लेकिन CPU ये सारा काम अकेले नहीं कर सकता। उसे जरूरत होती है मेमोरी की, मतलब काम करने की एक जगह, एक वर्कस्पेस, जहां वो उन निर्देशों और डेटा को रख सके जिन पर वो फिलहाल काम कर रहा है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। मेमोरी 2 तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी को समझिए CPU की डेस्क, जहां वो उस सामान को रखता है जिस पर अभी काम चल रहा है। ये बहुत तेज होती है लेकिन अस्थायी होती है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी है आपकी अलमारी या फाइलिंग कैबिनेट, जहां आप अपनी फाइलों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव या SSD। अब इस प्राइमरी मेमोरी यानी डेस्क पर भी 2 तरह की जगह है। पहली है RAM, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी हम कोई ऐप या फाइल खोलते हैं तो वो RAM में आकर खुलती है। ये अस्थिर होती है, मतलब जैसे ही बिजली गई, डेस्क पर रखा सब कुछ साफ। दूसरी है ROM, यानी रीड ओनली मेमोरी। इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए जरूरी निर्देश पहले से लिखे होते हैं, जो कभी नहीं बदलते। तो हमने डेटा इनपुट किया, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस भी कर लिया। लेकिन इसका फायदा क्या, अगर हमें पता ही ना चले कि नतीजा क्या निकला? और यहीं पर एंट्री होती है आउटपुट डिवाइसेस की। ये आउटपुट डिवाइस एक तरह के ट्रांसलेटर हैं। ये कंप्यूटर की 0-1 वाली भाषा को हमारी आपकी भाषा में बदलते हैं, मतलब ऐसी चीजों में जिन्हें हम देख सकें, सुन सकें या फिर छू सकें। और इसके सबसे आम उदाहरण तो हमारे बिल्कुल सामने हैं। हमारा मॉनिटर जो हमें सब कुछ दिखाता है, और प्रिंटर जो हमें कागज पर हार्ड कॉपी देता है। लेकिन कुछ खास आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, जैसे प्लॉटर, जिनका इस्तेमाल आर्किटेक्ट और इंजीनियर बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नक्शे या ब्लूप्रिंट बनाने के लिए करते हैं। प्रिंटर भी अलग अलग तरह से काम करते हैं।
पुराने जमाने के इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स एक टाइपराइटर की तरह खटखट के आवाज करते हुए स्याही वाले रिबन पर पिन मारकर अक्षर छापते थे, जबकि आज के मॉडर्न नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत शांत होते हैं। इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही की फुहार फेंकते हैं और लेजर प्रिंटर गर्मी का इस्तेमाल करके पाउडर यानी टोनर को कागज पर चिपका देते हैं। तो ये है वो पूरा सफर, शुरू से लेकर आखिर तक। कीबोर्ड से कमांड देना हुआ इनपुट, सीपीयू और मेमोरी का उस पर काम करना हुआ प्रोसेस, और आखिर में मॉनिटर पर नतीजा देखना हो गया आउटपुट। चाहे हम एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हों या वैज्ञानिक मौसम का बड़े से बड़ा मॉडल बना रहे हों, हर कंप्यूटर के काम करने के पीछे यही एक बुनियादी ताल है, यही एक रिदम है। इस आसान सी 3 स्टेप वाली प्रक्रिया को समझना ही ये समझने की चाबी है कि दुनिया के सारे कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। तो ये जो ढांचा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट का, ये तो हमेशा वही रहेगा, लेकिन इसके अंदर के जो पुर्जे हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो तो हर दिन अविश्वसनीय तेजी से बदल रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, जैसे जैसे ये हिस्से और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते जाएंगे, हम कंप्यूटर से बात करने के और कौन-कौन से नए अकल्पनीय तरीके इजाद करेंगे। भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक है। नमस्ते दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा अंदर झांकने वाले हैं। मतलब इसके 2 सबसे ज़रूरी हिस्से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारे ये कंप्यूटर आखिर चलते कैसे हैं। तो कभी सोचा है कि जब हम एक माउस क्लिक करते हैं या कोई वीडियो चलाते हैं, तो उस डिब्बे के अंदर असल में होता क्या है? क्या कोई जादू है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक सिंपल सी तुलना। सोचिए, हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का शरीर है, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर या अंदर लगी कोई चिप। और सॉफ्टवेयर है उस शरीर का दिमाग, वो सारे निर्देश, वो सारी कमांड्स जो इस शरीर को बताती हैं कि भाई करना क्या है। सीधी सी बात है, दिमाग के बिना शरीर और शरीर के बिना दिमाग दोनों ही बेकार हैं। एक के बिना दूसरा बस एक खाली डब्बा है। तो चलिए अब इस शरीर के मतलब हार्डवेयर के थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इसके सबसे जरूरी हिस्से कौन कौन से हैं। ये वो हिस्से हैं जो हमें बाहर से तो नहीं दिखते, पर असली काम तो सारा यही करते हैं। और सबसे पहले सबसे जरूरी चीज, कंप्यूटर का असली दिमाग, जिसे हम कहते हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखने में तो ये बस एक छोटी सी चिप होती है, लेकिन यकीन मानिए कंप्यूटर की सारी ताकत, सारी प्रोसेसिंग पावर बस इसी के अंदर होती है। हम जो भी कमांड देते हैं ये उसे समझता है और झट से पूरा करता है। अब देखिए, सीपीयू ये सारा काम अकेले नहीं करता, इसकी अपनी एक पूरी टीम है। इसमें एक होता है कंट्रोल यूनिट, जो एक मैनेजर की तरह है, सब कुछ मैनेज करता है, सारे काम को कोऑर्डिनेट करता है। फिर आता है एएलयू, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह है टीम का मैथ जीनियस, सारे कैलकुलेशन, सारी गणनाएं यही करता है। और हाँ, रजिस्टर्स, ये इसकी अपनी सुपर फास्ट मेमोरी है जो जरूरी डेटा को तुरंत इसके सामने लाकर रख देती है। तो सवाल यह है कि ये सारे हिस्से एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? इसका जवाब है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को आप समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है, या फिर एक बिजी हाईवे जो दिमाग यानी सीपीयू को शरीर के बाकी सभी हिस्सों से जोड़ता है। इसी के जरिए सारा डेटा तेजी से इधर उधर जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी, मतलब याददाश्त की। ये भी 2 तरह की होती है। एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे आप एक तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हैं। जब तक कंप्यूटर ऑन है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब रैम में चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही पावर गई, रैम सब कुछ भूल जाती है, बिल्कुल खाली। वहीं दूसरी तरफ है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये है पक्की याददाश्त। इसमें वो जरूरी निर्देश होते हैं जिनसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जिसे बायोस भी कहते हैं, और ये निर्देश कभी डिलीट नहीं होते। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कंप्यूटर किसी जानकारी को लंबे समय तक कैसे याद रखता है और हम इंसानों से बातचीत कैसे करता है। मतलब अब बात होगी इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी और इसकी इंद्रियों की। डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए हमारे पास मेनली 2 ऑप्शन होते हैं, HDD और SSD। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें घूमने वाली डिस्क होती हैं। ये धीमी होती हैं पर हाँ सस्ती पड़ती है। दूसरी तरफ है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बिल्कुल नई
और रॉकेट की तरह तेज है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट ही नहीं होता। अगर किसी का कंप्यूटर सेकंडों में ऑन हो जाता है ना, तो समझ जाइए कि उसके अंदर एसएसडी ही लगी है। तो हम इस मशीन को अपनी बात कैसे बताते हैं, निर्देश कैसे देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के जरिए। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सभी हमारी बातों को, हमारे एक्शन को कंप्यूटर की भाषा में बदलते हैं और उस तक पहुंचाते हैं। और जब कंप्यूटर अपना काम पूरा कर लेता है, तो वो हमें रिजल्ट कैसे दिखाता है? जवाब है आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। मॉनिटर की स्क्रीन पर जो दिखता है, प्रिंटर से जो कागज पर निकलता है, या स्पीकर से जो आवाज आती है, ये सब हमें जानकारी देने के तरीके हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर यानी शरीर वाला हिस्सा तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं उस दिमाग की, उस आत्मा की जो इस शरीर में जान डालती है, यानी कि सॉफ्टवेयर। सच कहूं तो बिना सॉफ्टवेयर के ये सारा हार्डवेयर बस एक बेजान डिब्बा ही तो है। मोटे तौर पे देखें तो सॉफ्टवेयर को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे समझिए जैसे घर की नींव होती है जिसके ऊपर सब कुछ टिकता है। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब वो सारे ऐप्स जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहले उस अनदेखे हीरो की बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमेशा पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम करता है, लेकिन इसके बिना कंप्यूटर पर कुछ भी करना नामुमकिन है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का किंग कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। हम सब ने नाम सुने हैं, विंडोज, मैकओएस, एंड्रॉयड। ये असल में पूरे कंप्यूटर का बॉस है। यही है जो हार्डवेयर और हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ऐप्स के बीच एक पुल का काम करता है, तालमेल बिठाता है। तो सवाल ये है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर करता क्या क्या है? अरे ये तो सब कुछ करता है। कंप्यूटर के सारे काम को यही मैनेज करता है। प्रोसेसर का टाइम बांटना हो, मेमोरी को संभालना हो, अलग अलग डिवाइसेस को चलाना हो, फाइलों को ऑर्गेनाइज करना हो, और हाँ, हमें वो सुंदर सा आइकॉन वाला इंटरफेस देना जिस पर हम इतनी आसानी से काम कर लेते हैं, वो भी इसी का काम है। अच्छा, ओएस के अलावा भी दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस जो हमारे कंप्यूटर को सेफ रखता है, या फिर डिवाइस ड्राइवर्स। ये बड़े मजेदार छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ओएस को किसी नए हार्डवेयर से बात करना सिखाते हैं। सोचिए, बिना प्रिंटर के ड्राइवर के हमारा ओएस कभी समझ ही नहीं पाएगा कि प्रिंट कमांड का आखिर करना क्या है। चलिए अब आते हैं उस सॉफ्टवेयर पर जिससे हमारा पाला सबसे ज्यादा पड़ता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपना असली काम करने के लिए करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या जिन्हें हम आजकल प्यार से ऐप्स बुलाते हैं, ये किसी एक खास काम को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। चाहे वो ईमेल लिखना हो, इंटरनेट पे कुछ ढूंढना हो, फोटो एडिट करनी हो, या फिर कोई गेम खेलना हो। यहाँ कुछ बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। वर्ड प्रोसेसर कुछ लिखने के लिए, स्प्रेडशीट हिसाब किताब के लिए, और वेब ब्राउज़र इंटरनेट की दुनिया का दरवाज़ा खोलने के लिए। ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। और हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो किसी एक ही कंपनी या किसी एक ही खास काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सोचिए किसी दुकान का बिलिंग सॉफ्टवेयर या किसी बैंक का अपना ट्रांजैक्शन सिस्टम। इन्हें हम कस्टम या एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है मशीन के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हमारे लिए, यानी यूजर्स के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा, चल ही नहीं सकता। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो इस सबसे याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात क्या है? बस इतनी सी कि कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो इन दो में से ही एक होगा। या तो वो सिस्टम का हिस्सा होगा या फिर वो एक एप्लीकेशन होगा। बस यही दो कैटेगरीज हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे हमारा हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का शरीर और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, ज़रा सोचिए कि भविष्य का दिमाग यानी सॉफ्टवेयर क्या क्या नए कमाल कर पाएगा। है ना सोचने वाली बात? नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है वो कौन सी खुफिया भाषा है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक, मतलब हर डिजिटल चीज को चलाती है? आज हम उसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं और इसकी बुनियाद रखी है नंबर सिस्टम ने। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है ना कि आखिर कंप्यूटर हमारी तरह 0 से 9 तक के नंबर्स क्यों नहीं यूज करते? वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा में ही क्यों बात करते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नंबरों की भाषा आखिर है क्या। फिर इसके 4 मेन प्लेयर्स से मिलेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि ये आपस में बात कैसे करते हैं,
मतलब एक से दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है। और आखिर में देखेंगे कि प्रोग्रामर्स अपना काम आसान बनाने के लिए कौन से शॉर्टकट यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि कंप्यूटर 0 और 1 ही क्यों यूज करते हैं, हमें पहले दो बहुत जरूरी चीजों का फर्क समझना होगा, और वो है एनालॉग और डिजिटल। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम आखिर है क्या? अरे ये बस नंबर्स को लिखने या दिखाने का एक तरीका है, मतलब कुछ निशान या सिंबल्स का एक सेट जिसे हम गिनती करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल। अब इन दोनों यानी एनालॉग और डिजिटल के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत जरूरी है। सोचिए, एनालॉग सिग्नल एक ढलान की तरह है जो लगातार बदलता रहता है। जैसे हमारी आवाज की लहरें या गर्मी का बढ़ना घटना, इसमें अनगिनत वैल्यूज हो सकती हैं। दूसरी तरफ डिजिटल सिग्नल सीढ़ियों की तरह है। इसके सिर्फ गिने चुने अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे एक स्विच या तो ऑन है या ऑफ है। बस कंप्यूटर्स इसी डिजिटल फंडे पर काम करते हैं, और उनके लिए सबसे आसान दो ही स्टेट्स हैं, ऑन जिसे हम 1 कहते हैं और ऑफ जिसे हम 0 कहते हैं। तो आप जब बेसिक्स क्लियर हैं, चलिए मिलते हैं इस कहानी के 4 मेन हीरोज से, मतलब कंप्यूटिंग की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 4 सबसे जरूरी नंबर सिस्टम्स से। ये टेबल देखिए, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला डेसिमल, इसका बेस है 10। क्यों? क्योंकि इसमें 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। ये तो हम रोज ही यूज करते हैं। फिर आता है बाइनरी, जिसका बेस है 2। इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1। इसके बाद है ऑक्टल, बेस 8, मतलब 0 से 7 तक के डिजिट्स। और आखिर में है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 है। इसमें 0 से 9 तो है ही, साथ में A, B, C, D, E और F का भी इस्तेमाल होता है। डेसिमल सिस्टम के बारे में क्या ही कहना, ये तो अपना सिस्टम है, हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कोई 345 लिखता है, हमारा दिमाग फौरन समझ जाता है कि ये 340 और 5 का जोड़ है। सब कुछ 10 की पावर्स का खेल है। और ये है बाइनरी, हर डिजिटल मशीन की मातृभाषा। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं, 0 और 1। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दें, कोई फोटो हो, कोई गाना हो, कंप्यूटर के लिए तो वो आखिर में बस जीरोस और वंस की एक बहुत लंबी सी लाइन ही है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने डेसिमल नंबर्स को कंप्यूटर की इस बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट कैसे करें। चलिए देखते हैं कि ये कन्वर्जन होता कैसे है। इसका तरीका ना काफी सीधा साधा है। स्क्रीन पर देखिए, मान लेते हैं हमें 25 को बाइनरी में बदलना है। हमें बस इसे लगातार 2 से डिवाइड करते जाना है, और हर बार जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है उसे साइड में लिखते जाना है। ये तब तक करना है जब तक हमारा रिजल्ट 0 न हो जाए, और फिर आखिर में बस इन सारे रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ लेना है, और हो गया। 25 का बाइनरी बन गया 11001। अच्छा, तो डेसिमल से बाइनरी तो समझ आ गया। अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अगर कंप्यूटर हमें कोई बाइनरी में जवाब दे, तो उसे हम अपनी डेसिमल भाषा में कैसे समझेंगे? यहाँ हम क्या करते हैं, हम हर बाइनरी डिजिट को 2 की बढ़ती हुई पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। गिनती हमेशा दाईं तरफ से शुरू होती है और पहली पावर होती है 0। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1011 का मतलब हुआ 1 गुणा 2 की पावर 3 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 1 और 1 गुणा 2 की पावर 0। तो ये हो गया 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, यानी डेसिमल में 11। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्से पर। 1 मिनट, अगर कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी ही समझते हैं, तो फिर ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब बहुत आसान है, हम इंसानों की सुविधा के लिए। जरा स्क्रीन पर इस बाइनरी नंबर को देखिए तो 1101011101। काफी लंबा और कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? अब जरा सोचिए, प्रोग्रामर्स को जब हजारों लाइनों के ऐसे कोड को पढ़ना पड़ता होगा, उसमें गलतियां ढूंढनी पड़ती होंगी, कितना मुश्किल होता होगा, राइट? हाँ, इसे पढ़ना वाकई बहुत मुश्किल है। इसका कोई तो आसान तरीका होना ही चाहिए, और बिल्कुल है। यहीं पर एंट्री होती है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की। ये दोनों सिस्टम्स आप कह सकते हैं बाइनरी के लिए शॉर्टकट की तरह हैं। रूल बहुत सिंपल है। ऑक्टल के लिए बाइनरी नंबर को 3-3 के ग्रुप्स में बांट दो, और हेक्साडेसिमल के लिए 4-4 के ग्रुप्स में। बस इससे लंबे लंबे बाइनरी कोड छोटे और पढ़ने में आसान बन जाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बाइनरी नंबर है 110101।
इसे ऑक्टल के लिए 3-3 के 2 ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला ग्रुप बना 110 और दूसरा 101। अब बाइनरी में 110 का मतलब होता है 6 और 101 का मतलब होता है 5। तो ऑक्टल में ये पूरा नंबर क्या बन गया? सिंपली 65। देखा कितना छोटा और आसान हो गया। और बिल्कुल यही तरीका हेक्साडेसिमल के साथ भी काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हम 4-4 के ग्रुप बनाते हैं। जैसे 0010, 1111 को देखिए। पहला ग्रुप 0010, इसका मतलब है 2, और दूसरा ग्रुप 1111, इसका मतलब है 15, जिसे हेक्साडेसिमल में हम F लिखते हैं। तो ये नंबर बन गया 2F। आपने कभी वेबसाइट्स पर कलर कोड्स देखे हैं, जैसे #FFFF? वो हेक्साडेसिमल ही तो है। इंसानों के लिए बाइनरी से तो कहीं ज्यादा आसान है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये बाइनरी को रिप्लेस नहीं करते, बिल्कुल नहीं। ये बस उसे हम इंसानों के लिए पढ़ने, लिखने और समझने में आसान बनाते हैं। बैकग्राउंड में कंप्यूटर तो अब भी सिर्फ 0 और 1 की भाषा में ही काम कर रहा है। और आखिर में एक मजेदार सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, अगर हम इंसानों की 10 की जगह सिर्फ 8 उंगलियां होती, तो क्या आज हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम डेसिमल की जगह ऑक्टल होता? इस पर सोचिएगा जरूर। अच्छा, हमारे चारों तरफ जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, मतलब स्मार्टफोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक, ये सब एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो आज हम इन्हीं की नींव यानी लॉजिक गेट्स को समझने वाले हैं, जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कैलकुलेटर में 2+2 दबाते हैं तो उसे कैसे पता चलता है कि जवाब 4 ही है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसका जवाब छिपा है लॉजिक के कुछ बहुत ही सिंपल और पावरफुल नियमों में। असल में यही नियम इन मशीनों की भाषा हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले लॉजिक की भाषा को समझेंगे, फिर उसके नियमों को जानेंगे, इसके बाद अलग-अलग गेट्स से मिलेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये नन्हे-नन्हे गेट्स कैसे हमारे बड़े-बड़े गैजेट्स को जिंदा करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम गेट्स को समझें, हमें वो भाषा समझनी होगी जिसमें वो बात करते हैं। और जानते हैं वो भाषा क्या है? वो सिर्फ 2 अंकों की है, 1 और 0। बस। इस भाषा का हर वाक्य लॉजिकल स्टेटमेंट कहलाता है। ये एक ऐसा दावा है जो या तो 100% सही हो सकता है, जिसे हम 1 कहते हैं, या फिर 100% गलत, जिसे हम 0 कहते हैं। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता। आप सोचिए, जैसे एक बल्ब या तो ऑन 1 है या ऑफ 0 है, बीच में कुछ नहीं होता। अब इन स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए हम लॉजिकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये A या B जैसे सिंबल होते हैं, जिनकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 0। कह सकते हैं कि ये हमारी लॉजिक की भाषा के नाम हैं, जो बताते हैं कि कोई हालत सच है या झूठ। तो अब हमारे पास शब्द तो आ गए, यानी 1 और 0, लेकिन सिर्फ शब्दों से तो बात नहीं बनती, हमें ग्रामर भी चाहिए, है ना? बस यही ग्रामर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि ये 1 और 0 एक दूसरे से मिलकर क्या नतीजा निकालेंगे। पूरी डिजिटल दुनिया में 3 सबसे बेसिक और सबसे जरूरी ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। आप यकीन मानिए, लगभग हर डिजिटल काम इन्हीं तीनों के दम पर होता है। अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क समझिए, बड़ा मजेदार है। एंड ऑपरेटर ना बहुत सख्त है। ये कहता है कि मुझे आउटपुट में 1 तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट 1 हो। लेकिन और ऑपरेटर बड़ा दिलदार है। वो कहता है, अरे कोई भी एक इनपुट 1 दे दो, मैं आउटपुट में 1 दे दूंगा। और फिर आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। इसका काम तो बहुत ही सीधा साधा है। जो भी इनपुट मिले उसे पलट दो। अगर इनपुट सच है तो आउटपुट झूठ होगा, और अगर इनपुट झूठ है तो आउटपुट सच होगा। ये एक तरह का इन्वर्टर है। तो हमने नियम तो सीख लिए, पर असल दुनिया में ये काम कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है लॉजिक गेट्स की। ये वो असली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो इन नियमों को बिजली के सिग्नल्स के जरिए हकीकत में बदलते हैं। सबसे पहले है एंड गेट। ये बिल्कुल एंड ऑपरेटर के नियम पर चलता है। जब तक इसके सारे इनपुट मतलब A और B दोनों के दोनों 1 नहीं हो जाते, ये आउटपुट में 0 ही देगा। इसका फंडा है सब कुछ या कुछ भी नहीं। इसके बाद है OR गेट। इसे तो बस एक इनपुट 1 चाहिए, चाहे वो A हो या B हो, बस ये फौरन आउटपुट में 1 दे देगा। ये बेचारा सिर्फ तभी 0 देता है जब इसके सारे इनपुट 0 हों, तो ये एंड गेट से कहीं ज्यादा लचीला है।
और हमारा तीसरा बेसिक गेट है नॉट गेट, जिसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट। जो भी सिग्नल इसके अंदर जाता है ये उसे पलटकर बाहर भेज देता है। 1 को 0 बना देता है और 0 को 1। बेसिक गेट्स के अलावा कुछ और भी जबरदस्त गेट्स हैं जो इन्हीं बेसिक गेट्स को मिलाकर बनते हैं। इन्हें यूनिवर्सल और स्पेशल गेट्स कहते हैं और ये बहुत ही काम की चीजें हैं। नैंड गेट को समझना बहुत आसान है। इसका नाम ही है नॉट एंड, मतलब ये पहले एंड वाला काम करता है और फिर जो भी रिजल्ट आता है उसे नॉट गेट से गुजारकर उल्टा कर देता है। तो जहां एंड गेट 1 देता है वहां नैंड 0 देगा और जहां एंड 0 देगा वहां नैंड 1 देगा। सिंपल। और बिल्कुल इसी तरह है नॉर गेट, जो है नॉट और। ये और ऑपरेशन के रिजल्ट को पलट देता है। पता है, नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने पावरफुल हैं कि सिर्फ नैंड गेट्स का इस्तेमाल करके या सिर्फ नॉर गेट्स का इस्तेमाल करके हम बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं। आखिर में एक बहुत ही स्पेशल गेट है XOR, यानी एक्सक्लूसिव OR। इसका नियम याद रखना सबसे आसान है। अगर इनपुट अलग अलग हैं तो आउटपुट 1 होगा, मतलब एक 1 और दूसरा 0। अगर दोनों इनपुट एक जैसे हैं, चाहे दोनों 0 हों या दोनों 1, तो आउटपुट 0 ही रहेगा। ये डेटा को कंपेयर करने के लिए बहुत काम आता है। तो ये सब छोटे छोटे नियम और गेट्स, भाई हमारे रोज की जिंदगी में इनका क्या काम? चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या है और ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो निचोड़ ये है, एंड का मतलब है सभी का होना जरूरी है, OR का मतलब है कोई भी एक चलेगा, नॉट का मतलब है उल्टा कर दो, और XOR का मतलब है अलग होना चाहिए। बस ये 4 सरल आइडिया ही पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी की जान है। ये लाइन बिल्कुल सही बात कहती है। ये सिंपल से गेट्स ही वो ईंटें हैं जिनसे हमारे कंप्यूटर, कैलकुलेटर और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में ये गेट्स मिलकर मुश्किल से मुश्किल हिसाब किताब पल भर में कर देते हैं। क्या आप जानते हैं, आज की एक मॉडर्न प्रोसेसर चिप में ऐसे 100 अरब से भी ज्यादा गेट्स हो सकते हैं। 100 अरब! ये संख्या ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली है। और ये सारे नन्हे नन्हे गेट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे डिवाइस चल सकें। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर इतने कॉम्प्लेक्स डिवाइस इतने सरल नियमों पर बनाए जा सकते हैं, तो ये हमें सिंपल लॉजिक की जबरदस्त ताकत के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। आज बात करते हैं उस एक चीज की जिसके बिना हमारा कंप्यूटर, हमारा फोन बस एक बेजान डिब्बा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये होता क्या है, फिर इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि इसके जरूरी हिस्से कौन से हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये काम क्या करता है, और आखिर में इसके अलग अलग टाइप्स पर भी एक नज़र डालेंगे। हम सब दिन रात कंप्यूटर और फोन यूज करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि जब हम स्क्रीन पर टैप करते हैं तो उस टैप करने और स्क्रीन पर कुछ दिखने के बीच असल में होता क्या है? इसी सवाल का जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम या OS कंप्यूटर का मैनेजर है। सोचिए, ये एक पुल जैसा है जो हमारे यानी यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच खड़ा है। हम जो भी कमांड देते हैं ये उसे मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करके हार्डवेयर को समझाता है। और इसके कुछ नाम तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप में चलने वाला विंडोज़, या फिर लिनक्स जो इंटरनेट के बहुत सारे सर्वर्स को चलाता है, और हमारे फ़ोन में, जी हाँ, एंड्रॉयड। ये सब के सब बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब ये जो पूरा रिश्ता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे ऊपर है हम कोई ऐप, मान लीजिए कोई ब्राउज़र खोलते हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर को, मतलब CPU और मेमोरी को बताता है कि भाई ये काम करना है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि OS क्या है। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके सबसे ज़रूरी हिस्से कौन-कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है कर्नेल। आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल या दिमाग कुछ भी कह सकते हैं। कंप्यूटर के जितने भी सबसे क्रिटिकल, सबसे ज़रूरी काम होते हैं ना, उन सब को यही कंट्रोल करता है।
अच्छा, जब हम कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला प्रोग्राम जो जागता है वो है बायोस। ये समझिए एक तरह का वेकअप कॉल है। ये पहले खुद जागता है, फिर कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स को चेक करता है कि सब अपनी जगह पर हैं और ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। एक बार बायोस का हेल्थ चेकअप पूरा हो जाए तो वो जिम्मेदारी देता है बूट लोडर को। बूट लोडर का काम सीधा सा है, वो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर मेमोरी में डाल देता है। बस इसके बाद हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए रेडी हो जाता है। तो ओएस के अंदर क्या है ये तो हमने समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये दिन भर करता क्या है। चलिए अब इसके मेन कामों की लिस्ट देखते हैं। जरा सोचिए, एक ही टाइम पर एक ओएस कितने सारे काम मैनेज करता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है, मतलब ये पक्का करता है कि जो गाना चल रहा है उसे भी मेमोरी मिले और जो ब्राउज़र खुला है उसे भी। ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, हमारी सारी फाइल्स को संभालता है, प्रिंटर जैसे डिवाइस को कंट्रोल करता है और हाँ, सबसे ज़रूरी, हमारी डेटा की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है। और इन बड़े बड़े कामों के साथ साथ ओएस हमें कुछ छोटे मोटे लेकिन बहुत काम के टूल्स भी देता है, जिन्हें यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसे डिस्क को फॉर्मेट करना हुआ, फाइल कॉपी करनी हुई या फिर अपने ज़रूरी डेटा का बैकअप लेना हुआ, ये सब भी ओएस ही करवाता है। अब एक बात समझनी जरूरी है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसे नहीं होते। जैसे हर काम के लिए अलग कंप्यूटर होता है, ठीक वैसे ही हर ज़रूरत के लिए एक अलग तरह का ओएस होता है। जैसे हमारे पीसी पर जो विंडोज़ है वो है एक सिंगल यूज़र ओएस, मतलब एक बार में एक ही इंसान उसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। ये एक ही वक्त में मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम चला सकते हैं। इससे सिस्टम खाली नहीं बैठता और काम जल्दी होता है। फिर आते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ऐसे समझिए कि जहां एक काम करने के लिए एक सीपीयू यानी एक दिमाग हो, वहां अगर कई सारे दिमाग एक साथ लगा दिए जाएं तो ये ओएस यही करता है। ये कई सारे सीपीयूज को एक साथ मैनेज करता है, जिससे स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। एक और इंटरेस्टिंग टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक जैसे कामों का एक ग्रुप या कहें कि एक बैच बना दिया जाता है और फिर कंप्यूटर उन्हें एक साथ प्रोसेस करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैंकों का काम, जहां रात में लाखों अकाउंट्स के स्टेटमेंट एक साथ प्रोसेस होते हैं। ये बहुत एफिशिएंट है, पर इसमें यूजर का डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं होता। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक साइलेंट हीरो की तरह है, एक ऐसा जरूरी सॉफ्टवेयर जिसके बिना हमारे सारे ऐप्स, हमारा महंगा हार्डवेयर, सब कुछ बस एक बेकार डिब्बा है। यही वो चीज है जो टेक्नोलॉजी को हमारे लिए यूजफुल बनाती है। और ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि अगर आज के ओएस इतने पावरफुल हैं, तो भविष्य के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे होंगे? क्या वो और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, शायद इतने कि हमें पता भी ना चले कि वो हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अच्छा, कभी सोचा है कि जैसे हर काम के लिए एक अलग टूल, एक अलग औजार होता है, ठीक वैसे ही हर डिजिटल डिवाइस के लिए एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस होता है। असल में यही ओएस हमारे फ़ोन, लैपटॉप और बाकी सभी गैजेट्स का दिमाग है, जो उन्हें बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो फिर सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों है? मतलब एक ही ओएस सारे डिवाइसेस क्यों नहीं चला सकता? एक रोबोट को, एक सर्वर को और एक लैपटॉप को अलग अलग दिमाग की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे शेयरिंग के लिए बने सिस्टम से, फिर उन ओएस को समझेंगे जो किसी खास काम के एक्सपर्ट हैं, फिर मिलेंगे आज के मॉडर्न दिग्गजों से, उनका एक मुकाबला भी देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो एक ही रिसोर्स को कई यूजर्स के बीच बांटने के लिए बनाए गए थे। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर है और उससे जुड़े कई सारे टर्मिनल्स हैं जिन पर अलग अलग लोग एक ही वक्त पर काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? इसका सारा जादू टाइम स्लाइस नाम की एक चीज़ में छिपा है। सिस्टम क्या करता है कि हर यूजर को प्रोसेसर का एक बहुत छोटा सा मिलीसेकंड का हिस्सा देता है, और ये अदला बदली इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हर यूज़र को यही लगता है कि पूरा का पूरा कंप्यूटर सिर्फ उसी के लिए काम कर रहा है।
तो इसके फायदे नुकसान भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सीपीयू कभी भी फालतू नहीं बैठता और यूजर्स को फौरन रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन जाहिर है इसका एक बड़ा डाउनसाइड भी है। अगर मेन कंप्यूटर यानी सेंट्रल सिस्टम फेल हो गया तो बस सभी यूजर्स का काम एक साथ ठप। और हाँ, कई सारे लोग एक ही सिस्टम पर हैं तो सिक्योरिटी भी एक बड़ी चिंता बन जाती है। अब आते हैं एक और तरह के शेयरिंग सिस्टम पर, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे NOS कहते हैं। ये एक सर्वर पर चलता है और इसका मेन काम होता है पूरे नेटवर्क को मैनेज करना, मतलब डेटा, यूजर्स, सिक्योरिटी, प्रिंटर्स, सब कुछ। विंडोज सर्वर या लिनक्स इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। NOS का सबसे बड़ा फायदा है सेंट्रलाइज कंट्रोल, मतलब एक ही जगह से सब कुछ मैनेज हो जाता है। प्रिंटर जैसे रिसोर्सेज शेयर करना भी बहुत आसान हो जाता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसे सेटअप करने का खर्चा बहुत ज्यादा है और अगर कभी सर्वर बैठ गया तो समझ लीजिए पूरा का पूरा नेटवर्क था। चलिए अब जरा उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की दुनिया में झांकते हैं जो किसी एक ही काम के माहिर खिलाड़ी हैं। ये जनरल पर्पस के लिए नहीं होते, बल्कि इन्हें किसी एक बहुत ज़रूरी काम को परफेक्शन के साथ करने के लिए बनाया जाता है। मिलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी RTOS से। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां वक्त की पाबंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल साइंस की मशीनों में या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट्स में। और जब हम कहते हैं रियल टाइम, तो इसका मतलब वाकई में रियल टाइम होता है। यहाँ जरा सी भी देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। एक माइक्रोसेकंड की भी चूक का मतलब है सिस्टम का फेल हो जाना, और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब आपको पक्के तौर पर पता होता है कि ये कमांड का जवाब कितनी देर में देगा। लेकिन ये नॉर्मल ऑफिस के काम जैसे कि ईमेल भेजना या डॉक्यूमेंट बनाना, इन सब कामों में बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना भी बहुत मुश्किल और महंगा पड़ता है। अब एक और एक्सपर्ट की बात करते हैं जो थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत खास था, MS-DOS। ये कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करता था, मतलब माउस से क्लिक क्लिक नहीं, कीबोर्ड से सीधे कमांड्स टाइप करने पड़ते थे। अब इसमें ना दो तरह के कमांड्स होते थे। एक थे इंटरनल कमांड्स जो हमेशा कंप्यूटर की मेमोरी में रहते थे, जैसे DIR या कॉपी, और दूसरे थे एक्सटर्नल कमांड्स जो अलग फाइलों की तरह डिस्क पर सेव होते थे और उन्हें चलाने के लिए पहले मेमोरी में लोड करना पड़ता था, जैसे कि फॉर्मेट कमांड। खैर, अब अतीत से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं और मिलते हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम से जिन्हें हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। ये हैं आज के मॉडर्न टाइटन्स। सबसे पहले बात करते हैं विंडोज़ की। इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसे हम GUI कहते हैं, वो मोटे तौर पर 3 हिस्सों से बना है। एक है डेस्कटॉप, जो हमारी मेन स्क्रीन है, फिर है एप्लीकेशन विंडो जिसमें कोई भी प्रोग्राम खुलता है, और तीसरा है डॉक्यूमेंट विंडो जो उस प्रोग्राम के अंदर हमारी फाइल को दिखाती है। और फिर आते हैं असली पावर हाउस, यूनिक्स और लिनक्स। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग सिस्टम है। ये ज़्यादातर सर्वर और सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। लिनक्स असल में यूनिक्स से ही प्रेरित है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब इसका कोड सबके लिए खुला है, कोई भी उसे देख सकता है और बदल सकता है। इन सिस्टम्स के आर्किटेक्चर को आप एक 4 मंजिला इमारत की तरह समझ सकते हैं। सबसे नीचे नींव में है हार्डवेयर, उसके ठीक ऊपर है कर्नल जो OS का दिल है और सीधे हार्डवेयर से बात करता है। फिर आता है शेल जो हमारे और कर्नल के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करता है। और सबसे ऊपर की मंजिल पर होती हैं एप्लीकेशंस, यानी वो सारे प्रोग्राम्स जो हम चलाते हैं। तो अब जब हम आज के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझ चुके हैं, तो वक्त है इनका आमने सामने मुकाबला करने का। एक तरफ विंडोज, दूसरी तरफ लिनक्स। तो इन दोनों में आखिर बड़े फर्क क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पैसा। विंडोज के लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जबकि लिनक्स ज्यादातर मुफ्त है। सिक्योरिटी की बात करें तो लिनक्स अपने परमिशन सिस्टम की वजह से कहीं ज्यादा सिक्योर माना जाता है। और अगर कस्टमाइजेशन की बात हो तो लिनक्स में आपको सिस्टम को अपनी मर्जी से बदलने की पूरी आज़ादी मिलती है, जो विंडोज में बहुत लिमिटेड है। तो हमने इतने सारे अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख लिए, पर सवाल ये है कि आखिर में ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है, ये सब क्यों मायने रखता है।
ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का टुकड़ा नहीं है। ये तो उस डिवाइस की आत्मा है, उसकी बुनियाद है। यही तय करता है कि वो डिवाइस क्या-क्या कर सकता है, उसकी सीमाएं क्या हैं और वो अपना काम कितनी अच्छी तरह से कर पाएगा। मतलब सही काम के लिए सही ओएस का चुनाव बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा कनेक्टेड और स्मार्ट होती जा रही है, हमारे डिवाइस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसे में सोचिए कि आने वाले कल के एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम को किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसे क्या कुछ